हमारे जो मेरे दाएं बाएं तरफ हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। समाज के जो गणमान्य लोग उपस्थित हैं बहुजन समाज के, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और स्पेशल धन्यवाद करता हूं छोटे भाइयों का जिन्होंने मुझे यहां बुलाने का प्रयास किया। मैं उन सबका बहुत बहुत, पंकज, कुलदीप और तमाम वो छोटे भाई जिन्होंने प्रयास किया, उनका धन्यवाद करता हूं। और वो जो मेरी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी बहनें हैं ना, जो वहां खड़ी थी स्वागत में फूल लेके, मैं उनका बहुत दिल की गहरा धन्यवाद। मैं तुम्हारे सबके फोटो करा के जाऊंगा आज, चिंता मत करो। बस मुझे थोड़ी सी बात आपसे करनी है, क्योंकि जब आपने मुझे यहां बुलाया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बात यहां रखूं। मैं अपनी माओ बहनों का भी धन्यवाद करूंगा जो कहीं कहीं पर खड़ी हैं, दूर दूर, ऊपर छत पे, नीचे मुझे वो दिखाई दे रही है, उधर खड़ी है हमारी बहनें, उन सबका भी धन्यवाद। ये मजबूत गांव, इस गांव का ये चौक जो है ना, इस बात का उदाहरण है कि मजबूत। इस क्षेत्र में हमारे लोगों ने मेहनत करके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से जो अवसर मिले हैं, उस अवसर से ताकत बना के जो है, जहां बहनें खड़ी हो, मैं किसी को खड़े में नहीं होने देता। वहां पीछे हो जाओ सब लोग। जहां बहनें माएं खड़ी होती, मैं किसी को अवसर नहीं देता हूं। वहां पीछे हो बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं। तुम भी बेटा थोड़ी जगह बनाओ जहां बहनें माएं खड़ी हैं उनसे। बाकी सब ठीक, राजनीति उन सब चीजों से ऊपर है। ये जो अपनी माँ बहनों का सम्मान नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि क्षेत्र में रहने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज के अनुयायियों ने बहुत मेहनत की है, संघर्ष किया है और यहां अपनी ताकत बनाई, सामाजिक ताकत। उसका उदाहरण ये चौक है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि मैं लगातार जब देश में रहता हूं तो सब जगह पर जाकर देखता हूं कि देश में अभी भी गैर बराबरी बड़े पैमाने पर है। जिस बात का सपना सतगुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले देखा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसा राज जिसको उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज का। बेगम मतलब जहां कोई गम ना। और मैं तो उनको पढ़ता रहता हूं, हमारे नौजवानों को भी पढ़ना चाहिए कि हमारे गुरुजी 600 साल पहले एक बात कह के गए, जिनके नाम पे आपने चौक बनाया, कि तिरपत एक सेज सुख सूता, सपनों भयो भिकारो, अशरत राज बहुत दुख पायो, सो गत भई हमारो। सतगुरु जी 600 साल पहले कह के गए कि बिना राज के सारे दुख आपके हिस्से में आएंगे, और जब राज आ जाएगा तो कोई दुख नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि राज कायम करो, और ऐसा राज बेगमपुरा राज लाके एक ऐसा समाज बनाओ जहां किसी को कोई दुख ना हो, कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई अमीर हो, सब बराबर। ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे किसी को कोई अन्याय हो, ना बहन बेटियों का अपमान हो, ना ही किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत हो। तो हम तो उनके अनुयायी, हम समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए निकले हैं कि देश में सामाजिक परिवर्तन आए, भाईचारा बने और मिलजुल के हम लोग इस प्रदेश और देश की तरक्की का काम करें। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि ये काम तब तक संभव नहीं है जब तक महापुरुषों की विचारधारा पे हमारा राज न ताकत ना बने, हमारे पास ताकत ना आए। जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। जो सपना मान्यवर काशीराम साहब ने देखा, अपनी नौकरी और अपना परिवार कुर्बान किया, सब कुछ कुर्बान किया। उनके बच्चे होने के नाते हमारी जिम्मेदारी कि हम उस काम को आगे बढ़ाएं। आज मुझे मौका यहां हमारी पार्टी संगठन ने दिया है कि मैं आपके बीच जाके आपसे अपील करूं, साथ मांगू। आप जानते हैं, जब से आप मैंने पहचान आप लोगों के बीच में बनाई, और मैंने दिन रात कोशिश की है कि अगर देश भर में कहीं भी किसी मजलूम, कमजोर, गरीब, शोषित के साथ कोई अन्याय हो तो मैं जाके वहां लड़ाई लड़ूं। जब ये लड़ाई सहारनपुर में लड़ने का मौका मिला अजय जी, तो मैं 16 महीने जेल में रहा। आदमी अपनी 1 इंच जमीन की लड़ाई लड़के जा सकता है जेल में, लेकिन किसी दूसरे के लिए 1 दिन नहीं रह सकता। मैंने 16 महीने 10 बाई 6 की एक कोठरी में, 10 बाई 6 समझते हो, 10 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी, जितना आपके यहां बाथरूम होंगे इतनी बड़ी, या रसोई होगी इतनी बड़ी जगह में मैंने 16 महीने बिताए।
और अपराध क्या था कि जब हमारे लोगों पे सरकार के इशारे पे ताकतवर लोगों ने हमला किया तो मैं इनकी लड़ाई लड़ने गया। मैंने उससे भी मैं घबराया नहीं। फिर जब दिल्ली में जिनके हम वंशज हैं, सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर तोड़ दिया गया, बिजनौर के लोग भी बहुत गए थे, लाखों की संख्या में हम दिल्ली पहुंचे, हमने आंदोलन किया, 96 लोग हम जेल भेज दिए गए और लगभग 2 महीने में दिल्ली रहा यार्ड में, 2 महीने से ज्यादा। फिर मैं वहां से छुट के आया तो एनआरसी का आंदोलन आ गया। जब मुस्लिम भाइयों को परेशान करने के लिए सरकार एक कानून ले आई कि भाई ये हम करेंगे, तो भी कोई बोल नहीं रहा था, तो भी फिर मैं लड़ने के लिए गया और जमा मस्जिद से गिरफ्तार हुआ। तब मैं 1 महीने करीब जेल रह के आया। इन सब आंदोलन में सरकार ने अपनी तरफ से मुझे तोड़ने का खूब प्रयास किया। मेरे पैरों के नखून खिंचवा लिए पिलास से, मुझे लाठियों से पीटा, सब कुछ किया। फिर जब इनसे भी उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई, 4 गोली चलाई, लेकिन अपने संतों गुरुओं के आशीर्वाद से, बहनों के प्यार से, माओं के आशीर्वाद से मैं फिर बच गया। और उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब सड़क की लड़ाई को आगे बढ़ा के सदन में ले जाना है, क्योंकि मेरा जो जीवन है, गोली लगने से पहले का एक जीवन था, लेकिन गोली जिस दिन लगी उस दिन जब मुझे दूसरा जीवन मिला तो मैंने तय किया कि ये जो जीवन दूसरा मुझे मिला है, अब ये पूरा जीवन मेरा समाज के नाम समर्पित रहेगा। पहला जीवन भी समाज के नाम समर्पित था और दूसरे वाला। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि महापुरुषों के विचारधारा को बता बता के लोगों को जागरूक करूं। जैसे ये मेरा भाई है, ये मुझसे बहुत प्यार करता, अभी खड़ा हो गया था, लेकिन ये महापुरुषों की विचारधारा पे नहीं खड़ा हो रहा है। माफ कीजिएगा, मैं सच कह रहा हूं, ये तो शराब के नशे में खड़ा हो रहा है। कभी सतगुरु जी ने नहीं कहा कि शराब का नशा करो, कभी नहीं कहा हो क्या? बताओ जितने लोग बैठे, आप सतगुरु रविदास जी को मानने वाले जितने लोग, हाथ खड़ा करना जरा एक बार। कहीं किसी किताब में, किसी वाणी में कहा क्या सतगुरु जी ने? सतगुरु जी समनदास जी ने कहा हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हो, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा हो, तो फिर आप मानते किसकी हो भाई? जब आप उनकी नहीं मानते तो फिर आप किसकी मानते हो? समझ रहे हो? हमारी तरक्की के रास्ते इस देश में बेहतर से बेहतर शिक्षा लेके, अच्छी नौकरियां करके, बिजनेस रोजगार करके और ताकतवर बनके हमारी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और वो तरक्की के रास्ते बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र में वोट की ताकत से देके गए। मैं आज तक आपके बीच में नहीं आया कभी वोट मांगने के लिए। आया हूं क्या? ईमानदार से बताओ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बेहतर जानते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, अपना घर चलाते हैं। इस देश में अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। आपके पढ़े लिखे लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और गैर जिम्मेदार लोग, चोर, लुटेरे, भ्रष्टाचारी, बिजनेसमैन, व्यापारी लोग राजनीति कर रहे हैं। जब वो राजनीति करने जाते हैं, एमपी एमएलए तो बन जाते हैं, लेकिन कितनी हिम्मत नहीं होती जिनका वोट लेते हैं उनके लिए एक शब्द कह दें। आपके यहां भी बहुत एमपी एमएलए आप लोगों ने बनाए। आप ये बताओ, चुनाव के बाद कोई आया आपके हालात जानने के लिए? चुनाव के बाद कभी किसने आपका भूखा पेट, आपका घर, कभी किसने देखा? चुनाव बताना आपका बहन बेटियों के साथ जुड़ जाते हैं, अत्याचार होते हैं, कोई आता क्या आवाज उठाने के लिए? हर काम के लिए तो आपका खून, आपका बेटा, आपका भाई चंद्रशेखर खड़ा है। और जब आज उसकी बारी आई तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आया हूं कि मैं अगर आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं तो मेरे हिस्से में आशीर्वाद आएगा नहीं आएगा? ये बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मुझे प्यार आशीर्वाद देंगे। देखो, अगर ये बहुत बड़ी जगह, अगर आज ही मना कर दो अगर आशीर्वाद नहीं देना, देखो साफ बात। मुझे किसी ने सुनाई थी बात कि आगे करके धक्का देके हमारे लोग पीछे हट जाते हैं, ये मुझे कोई कह रहा था। ऐसा तो नहीं करोगे? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आपके घर में बच्चे हैं, आप उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, क्यों? कि कल वो कामयाब होकर आपकी सेवा करें या अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और मेरा ये प्रयास है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का असली सपना था कि ऐसा लोकतंत्र आए कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र बन जाए। सरकारों का काम, हर व्यक्ति जो डाउन है, जो गिरा हुआ व्यक्ति है, जिसको उसको पीछे गिरा रखा है, जो कमजोर है, जिसके पास साधन नहीं, सुविधाएं नहीं, उसको आगे उठाने का काम लोकतंत्र का था। लेकिन 70 सालों में कुछ बदला है क्या? आप बताओ। अगर आप मेहनत नहीं करोगे आपके रोटी आ जाएगी क्या? आज हालात ये है, नौजवान पढ़े लिखे लोग खड़े हैं। सरकारी नौकरी है क्या भाई? बताओ, है क्या सरकारी नौकरी? अच्छा, नौकरी आती तो पेपर लीक हो जाता, होता नहीं होता है? और फिर उसमें आरक्षण में घोटाले रहते हैं। 69 शिक्षक भर्ती वाला हो रखा है। आप ये बताओ, कहां है अवसर?
जिन सरकारों को पढ़ लिख के अच्छा आपके माँ बाप ने अपना पेट काट के आपको पढ़ा लिखाया, तो आपको रोजगार कौन देगा, माँ बाप या सरकार? दे रही है क्या? महंगाई बढ़ रही है, सवाल करते हैं तो लाठियां मारते हैं, आंदोलन करते हैं तो आवाज उठाते, झूठे बोलते हैं जेल में भेज देते। कैसे लड़ोगे इनसे? इनसे लड़ने का एकमात्र रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर बता के गए, और उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हें वोट का अधिकार दिला रहा हूं तो दुश्मन तुम्हारी वोट को नोटों से खरीदने का इंतजाम कर रहे हैं। मेरे बच्चों, अपनी वोट को बेचना मत, अपनी वोट को बर्बाद मत करना, अपनी वोट से दल तैयार करना, दल से बल बनाना और उस बल से अपनी समस्याओं का हल करना। इसलिए उन्होंने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपके सारे ताले खोल सकती है। मैं तो वास्तविकता में मैं तो बहुत छोटा हूं, ये बड़े बड़े हमारे सीनियर लोग बैठे हैं, मैं तो खून हूं आपका। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया, लेकिन मैं इस क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूं। इस क्षेत्र ने मुझे बिना मेरे आए 8-9 जिला पंचायत दे। कहा है किसान? ये कितने साल के हो गए? ये 23 साल का जिला पंचायत आपने यहां बनाया, इसी विश्वास से कि काम करेगा। ये विवेक पीछे खड़े हैं। तुम कितने साल के हो? ये 29 साल का आपने जिला पंचायत बनाया। आलोक, धर्मेंद्र, बहुत सारे जिला पंचायत आपने मुझे बना के दिए, और मैंने इनसे एक ही बात कही कि आपको अगर जनता ने अवसर दिया तो उनकी सेवा करो। आपने यहां बहुत एमपी एमएलए बनाए। मैं आपसे ये चाहता हूं कि इस बार ये लड़ाई लड़ने का मौका आप मुझे दें, जिससे मैं जो सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा हूं वो सदन में भी जाके लड़ सकूं, आपके हितों की रक्षा कर सकूं, आपकी आवाज उठा सकूं। आपके यहां भी गुलदार ने 20 से ज्यादा लोग मारे सर, कोई बोला क्या नहीं था? आप बताओ, क्या आप टैक्स देते, आपकी सुरक्षा जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्या? सरकार क्यों आपकी नहीं सुनती? क्योंकि आपके पास ऐसा नेता नहीं जो आपकी आवाज उठा सके। मैं आपसे कहता हूं, एक बार आप मुझे लड़ाई लड़ने का मौका सदन में दो, जिससे कि मैं ये बता सकूं कि पॉलिटिकल पावर के जरिए जिंदगी में कितना बदलाव हो सकता है। और मैं पढ़ा लिखा वकील हूं, यहां से अगर आप मुझे ताकत देते हो तो फिर मैं बताऊंगा कि मैं कैसे कर सकता हूं। इस क्षेत्र में चाहे उद्योग धंधे लगा के यहां के बच्चों को जो पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं, चाहे उनको रोजगार देने का मामला हो, चाहे भाव बहनों को घर तक रोजगार पहुंचाने का मामला हो, चाहे आपके क्षेत्र में सड़कों का मामला हो, बिजली पानी का मामला हो, जो लूट मचाई हो रही है उसके खिलाफ आंदोलन हो, चाहे प्रधानों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन हो, चाहे किसानों की समस्या हो, व्यापारियों की समस्या हो, हर लड़ाई हम लड़ने काम करेंगे। और जो एक बहुत जरूरी बात, जिस तरह से सरकार के सहारे पे ताकतवर लोग गरीबों के को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी जमीन कब्जाते हैं, तमाम तरह से उनको डिस्टर्ब करते हैं, आज आप थाने जाओगे, आपकी सुनवाई हो रही है क्या? ईमानदार से बताओ, होती है क्या सुनवाई? अब अधिकारी क्या करें? अधिकारियों को कह दिया कि अगर कोई भी आ जाए इनमें से तो 4 लाठी मार के उनको निकाल देना। तो मैं ये चाहता हूं कि चोर बाजारी बंद हो जाए। आज आपको दफ्तरों में के बाहर जाकर लाइन लगानी पड़ती है कि हमारा काम हो जाए। आप अगर हमें ताकत दोगे तो किसी दफ्तर के बाहर आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। अधिकारी कर्मचारी आपके इसी चौक पे आकर बैठ के आपके काम किया करेंगे, क्योंकि हमें काम करवाना आता है। हम यही जन्मे हैं, पढ़े लिखे वकील हैं, ताकत हमारे पास है, मजबूत संगठन है, और अब हम ये लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं लंबे समय से देख रहा हूं कि लोग बहुत परेशान हैं, लोग उम्मीद करते हैं कि कोई आए उनकी जिंदगी बदले, और हमारे लोग 10 साल से सेवा कर रहे हैं। क्या आपने 10 साल में कोई ऐसा आंदोलन देखा जिसमें आजाद समाज चंद्रशेखर आजाद ना खड़ा हो? ईमानदार से बताओ, देश का कोई आंदोलन, चाहे किसानों का आंदोलन हो, महिला पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे एनआरसी का आंदोलन हो, चाहे दिल्ली का आंदोलन, चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन, कोई ऐसा आंदोलन है क्या जिसमें मैं नहीं था? अब संघर्ष तो आपके लिए चंद्रशेखर करेगा, तो आपको ताकत देने की बारी है। चंद्रशेखर को दोगे, किसी और को दोगे? जोर से बताओ, जोर से। आवाज कम है आपकी, मेरी ज्यादा है। देखो, एक तरफ पैसे वाले लोग हैं, एक तरफ आपका गरीब भाई। ऐसे पैसे की भी जरूरत नहीं जो अपनों से दूरी बना दे। देखो, भारत के लोकतंत्र में शक्ति, और जिनके पास लोकतंत्र की ताकत है उनके साथ ना जुल्म जाती होती, ना अन्य अत्याचार होता, ना ही उनके अधिकारों का खिलवाड़ होता है। आपको, क्योंकि आपको चुनना है, आपको तय करना है, और आपको बाबा साहब ने वोट देकर ताकत दी है। आपकी वोट हो चाहे राष्ट्रपति की बराबर, उस वोट का प्रयोग मैं चाहता हूं कि इस बार आप मुझे आगे बढ़ाने के लिए करें। क्योंकि जब मेरे हाथ में कलम की ताकत, तभी तो कुछ करके दिखाऊंगा। सड़कों पे तो मैं लड़ ही रहा हूं ना, मुकदमे भी झेल रहा हूं, जेल भी जा रहा हूं, और गोली भी खा रहा हूं,
आपने देखा अभी मेरे ऊपर गोली चली, देखिए आपने क्यों चलाने की जरूरत पड़ी गोली? क्योंकि ना मैं सीबीआई से डरता, ना इनकम टैक्स से, ना एनआईए से, ना ईडी से डरता, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। मैं कोई धंधा सेठ का बेटा नहीं हूं ना। आज का तो नेता अगर पैसे वाला हो तो सरकार वैसे पकड़ लेती है गला, एक सीबीआई का छापा पड़े, नेताजी चरणवंदन हो जाते हैं। तो मैं इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र में जो शक्ति बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, तो बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आप उसमें मेरी मदद करें। क्या आप मेरी मदद कराओगे? आप दोनों हाथ उठा के बताओ, चलो मदद कराएंगे। मैं वैसे देख रहा हूं कि यहां बैठा कौन आदमी मेरे साथ नहीं, जिसका हाथ नहीं उठा, जैसे दो लोग बीच में जो है ना, अच्छा उठ गया है, इधर मैं देख लूं, और जो उधर है वहां ऊपर एक हाथ उठाया हुआ, एक छोटी बहन जो खड़ी है बीच में, एक हाथ, एक से नहीं चलेगा, हम दोनों हाथ उठा के बताओ साथ हो तो चलो। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। और ये जो सामने दुकानदार है, ये तो नहीं उठा रहे हैं, ये तो अंदर चले गए हैं। क्या भाई साथ होना? अच्छा ठीक है, ठीक। अब मेरी आखिरी बात सुन लो। बच्चों बैठ जाओ, एक से बैठ जाओ, तुम्हारे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अभी तुम्हें एहसास नहीं, जिस तरह से लोग सरकार सरकारी स्कूल बेच रही है ना, ये आरएसएस भाजपा के लोग गरीबों के बच्चों को स्कूल में घुसने नहीं देंगे, अस्पतालों में घुसने नहीं देंगे, ये सब प्राइवेट करके पूंजीपतियों को सौंप देंगे। और बाबा साहब का प्रयास था कि सरकारी सिस्टम रहे, सरकारी सिस्टम रहेगा तो गरीब पे अधिकार रहेंगे, गरीब पे अवसर रहेगा। ठीक है, अगर ये खत्म हो जाए, कोई गरीब घुस जाएगा क्या? बताओ आप मुझे। आज अगर आपको शादी ब्याह करना हो तो लोन लो, उधार लो, बस इलाज कराना हो तो उधार लो। ये कब तक चलेगा? आपके पास वोट की ताकत, तो आप चाहो तो सब बदल सकते हैं। अगर आपने फैसला ले लिया, आपसे बड़ा कोई नहीं है। देखो, मेरे जाने के बाद तुम भी सुन लो, जो हमारी बहनें बैठी हैं और जो इधर खड़ी हैं, मेरे जाने के बाद पैसे वाले लोग आएंगे और वो कहेंगे चंद्रशेखर तो गरीब है, उसको छोड़ो, तुम जाओ। आप बैठो सर, ये सर आपसे कह रहा हूं, बैठो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, बोलो पीछे हो जाओ, पीछे। बस धन्यवाद। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो बहनें मेरी इधर खड़ी है, मेरे जाने के बाद पैसे वाले लोग आएंगे, कहेंगे भाई वो तो गरीब आदमी, उसको तो छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ। किसका साथ दोगे बताओ? ए भाई तू बैठ जाए, भाई तेरा भला हो जाए, बैठ जाए। तुम ये बताओ किसका साथ दोगी, बताओ जल्दी। नहीं, सच्चे मन से बताओ, पक्का मेरी मदद करोगी? सच में भरोसा है मेरे ऊपर? हमारा चुनाव चिन्ह पता है क्या है? बताओ। आपको पता है हमारा चुनाव चिन्ह? हाँ, यही बताने की बात है। आप मन से तो चाहो चंद्रशेखर को वोट देनी, और बटन किसी और का दबा दो तो चंद्रशेखर कैसे ताकतवर हो जाएगा? समझते हो? आपको पता है हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? बताओ। अरे मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं। हमारा चुनाव निशान है केतली। कौन सा निशान है? केतली, जिसकी आपको सुबह जरूरत पड़ती है चाय पीने के लिए गर्मा गर्म। ठीक है, हमारा चुनाव निशान है केतली, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं दिखूंगा वहां। जो हमारी कम पढ़ी लिखी माए बहने हैं, उनको दिक्कत आएगी, उनको आदत नहीं है केतली पे बटन दबाने की। मगर केतली का बटन नहीं दबेगा तो चंद्रशेखर ताकतवर नहीं होगा। इसलिए अगर अपने भाई को ताकतवर करना है तो आपको अपने चुनाव निशान को वोट देनी पड़ेगी। तुम क्या मदद करोगी मेरी? बताओ जल्दी, बताओ क्या मदद करोगी तुम सारी बहनें? अच्छा ठीक ठीक, बताओ क्या मदद करोगी? ये हमारी बहनें जो बैठी हैं, तुम एक मदद करना बस। हमारी माए बहनें बहुत समझदार नहीं है, जो कम पढ़ी लिखी है ना, उनको जाके अपना निशान बताना। ठीक है, हाँ, उनसे कहना कि हमारे भाई को हमारी लड़ाई लड़ने का मौका दो, क्योंकि अगर नहीं दोगे तो वो क्या करेगा? जब मेरे हाथ में कुछ होगा नहीं, मैं क्या कर दूं? मैं तो चाहता हूं अगर आज मेरे हाथ में कुछ हो तो मैं कलम खींच के जितने बेरोजगार नौजवान भाइयां खड़े सबको रोजगार दे दूं। ठीक है ना, जिसकी जो योग्यता उसी के हिसाब से। जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन दे दूं, जिन पे जो पढ़े लिखे हैं और नौकरी नहीं करना चाहते उनको लोन दे दूं कि वो बिजनेस करें। जिनके यहाँ घर नहीं उनको पक्के मकान की गारंटी दे दूं कि चलो पक्का मकान बनेगा। ठीक है, जिनके यहाँ सुख सुविधाएं नहीं उनको दे दूं। लेकिन करूं क्या? अभी ये आप ताकत मेरे पास है ही नहीं। उसी ताकत को बनाने के लिए हम लोग निकले। तो मेरा आपसे आग्रह है, ये बहनें हमारी यहाँ जाओ, सारी नौजवान बहन, तुम लोग हटो भाई, चलो चल कर खाली करो, खाली करो, खाली करो। ये इनसे ये ज्यादा काम करे, खाली छोड़ छोड़। इधर आओ जल्दी, नौजवान बहनें जो उधर खड़ी है वो भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फटाफट, तेजी से आओ, तेजी से आओ, आ जाओ भाई। तुम लोग पीछे हटो, बच्चे लोग
ये जो हमारे नौजवान बहने आ जाओ, ऊपर चलो, सब दिखाई देना चाहिए। आओ आओ इधर, आगे बढ़ो। इनमें से कुछ तो मुझे वहां भी मिली थी। हाँ, तुम्हारी चप्पल ठीक है। अच्छा, नहीं इसकी तो टूट ही गई चप्पल। ये मेरे वाली जगह तो छोड़ो जिसमें मैं दिखूं। सर ये थोड़ी पीछे करेंगे आप, खींच के पीछे करना, इसको पीछे करना। रुक जाओ, वो नहीं होगी, इनको पीछे करो। कलो खींचो। हो गया कार्यक्रम। बस हो गया। खड़ी होगी ना सारी बहनें, अपना फोन छोड़ दो। पहले मेरी मदद की बात सुनो। करना क्या है तुम्हें, सुन लो। क्या करोगी आज के बाद, इधर मेरी प्यारी छोटी बहन, 1 घंटा रोज निकालना है। करना क्या है, आसपास जाके सारे घरों में ये बताना है कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। ठीक है, माओ बहनों को समझाना है, गलती नहीं करने देना। कभी कोई पैसे वाला आके कहते चुपचाप अरे छोड़ो उसको, हमारे साथ आ जाए, ऐसा तो नहीं होने दोगे पक्का? ये भूल कर जाओगे तो मुझे बता, बिल्कुल पक्का। ठीक, अगर तुमने ये कर दिया और हम ताकतवर हो गए, फिर हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, पक्का ना? अब तुम्हारा फोटो कैसे कराएं? रुक जाओ, आधी उतर जाओ, आधी नीचे हो जाओ, आधी रह जाओ, आधी करके करा देते हैं। आधी बहने उतर जाओ, सामने से खिंचवाएंगे। आधी बहने उतर जाओ एक बार नीचे, आधी इधर आ जाओ, आधी इधर। रुक जाओ, तुम लोग बुलाएंगे। बिटिया तुम भी हो जाओ नीचे एक बार, तुम दोनों।